गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय यानी हमारा भारत देश। हमारे भारत देश में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या लिखा हुआ, उनकी क्या क्या विशेषता है, उन शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट है वो समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारा भारत देश। हमारा जो देश है वो भारत है और भारत सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, भारत विश्व के मैप में कहाँ स्थित है। भारत की जो स्थिति है ना, ये मान लो ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा और आपका ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर। ये तो क्या है, अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो अक्षांश और देशांतरीय जो वीडियो है उसको जरूर देखें ताकि आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हो सके। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे है आपका 23.5 डिग्री, कितना, यहाँ है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और भारत की स्थिति है यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है। देखो, अक्षांश की दृष्टि से उत्तर, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अक्षांश क्योंकि 0 डिग्री के आधा उत्तर में है इसलिए इसको अपन उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इधर वाले को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा, उत्तरी गोलार्ध कौन सा। फिर देखो, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके इधर वाले को अपन क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले को अपन क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। तो देखो, भारत की जो मुख्य स्थिति है विश्व के संदर्भ में वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि भारत इन अक्षांश रेखा की दृष्टि से 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर की दृष्टि से 0 डिग्री के पूर्व में है, इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध कहा गया। तो भारत की मुख्य स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और यह मैं लिख देता हूँ विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति, तो आपको पता रहे कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। ये मैंने आपको बता दिया है, विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति यह लिख देता हूँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यह लिख दिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है भारत की स्थिति, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो आपको ये ध्यान रखना, विश्व में भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब अपन बात करेंगे भारत की। देखो, एक तो अपन बात करेंगे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अवस्थिति में, और पड़ोसी देश कौन कौन से, प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी है, भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम क्या क्या है, भारत की प्रमुख नदियां, भारत के प्रमुख द्वीप, भारत के प्रमुख पर्वत और भारत का प्रशासनिक विभाजन। ये क्या लिखा हुआ है, प्रशासनिक विभाजन। भारत को प्रशासनिक विभाजन की दृष्टि से कितने राज्यों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। देखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये वाला और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये वाला, भारत का दक्षिणी बिंदु ये वाला, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये वाला, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला। तो देखो, ये जो भी आपका 8 डिग्री और 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश, तो इसको क्या कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है इसलिए इसको यहाँ उत्तरी लिखा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ 37 डिग्री 6, इसको भी क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार, भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, तो ये जो 68.7 डिग्री है इसके साथ में क्या लिखा जाएगा, पूर्वी देशांतर। क्या लिखा जाएगा, पूर्वी देशांतर। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, इसलिए यहाँ पूर्वी देशांतर। भारत का तो पश्चिमी बिंदु है, लेकिन विश्व के ग्लोब में अगर अक्षांश देशांतर स्थिति देखा जाए तो ये वाला पूर्वी देशांतर माना जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 97.25, भारत का भी पूर्वी है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री और 97 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो हो गई भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। आपको ध्यान रखनी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति।
फिर अपन बात करते हैं, देखो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है? तो 32-14 यानी 3214 किलोमीटर में। फिर अपन बात करेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम का विस्तार, ये वाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे है आपका 29 और 33 किलोमीटर, 29 और 33 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार, तो 32-14 और 29-33 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर 29-33 किलोमीटर फैला हुआ, तो उत्तरी विस्तार ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तरी जो आपका लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई कम है भारत के संदर्भ में। फिर अपन बात करेंगे भारत के संदर्भ में, ये तो हो गई आपका अक्षांशीय स्थिति। और अब अपन बात करेंगे पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन? देखो यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, या मैं पी लिख रहा हूँ पाकिस्तान, यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ ये लिख दिया मैंने अफगानिस्तान, और यहाँ पे है आपका चीन, चीन, और यहाँ पे है आपका नेपाल, और यहाँ है आपका भूटान, नेपाल, भूटान, और इधर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा म्यांमार, म्यांमार, और इधर यहाँ आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ पाक ताकि आपको पता रहे, पाक, और ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ये हो गया, यहाँ हो गया देखो पाक यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। एक हो गया यहाँ पे देखो श्रीलंका, श्रीलंका ये भी अपना पड़ोसी देश है। तो ये सारे देश क्या है? पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देशों की स्थिति अपन ने बता दी। अब हम बात करते हैं प्रमुख अक्षांश। प्रमुख अक्षांश में अपन में मैंने आपको बता दिया अक्षांश विस्तार तो ये है, लेकिन एक जो अक्षांश रेखा है वो देखो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, जिसको अपन कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। या मैं लिख देता हूं कर्क रेखा, कर्क रेखा। देखो सबसे पहला गुजरात, फिर अपन कहेंगे गुजरात के बाद में आ जाएगा आपका, देखो गुजरात आ गया, फिर आपका राजस्थान, मैं आर लिख देता हूँ, आर है जे राजस्थान, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा झारखंड, झारखंड, और फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर आ जाएगा आपके त्रिपुरा, टी लिख देता हूँ, फिर आ जाएगा आपके मिजोरम, एम लिख देता हूँ। देखो कितने राज्य हो गए? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, और 8वां कितना हो गया? 8वां हो गया आपका क्या हो गया? मित्र, मित्र। तो आपको ये ध्यान रखना है आपका मणिपुर। तो ये सारे मिजोरम, कौन सा हो गया? मिजोरम। और ये कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। तो आपको ये क्रम से भी ध्यान रखना है। और 8 राज्य कर्क रेखा, तो प्रमुख कर्क आपकी अक्षांश हो गई कर्क रेखा की गुजरती है भारत में से। अब प्रमुख देशांतर कौन सी गुजरती है? तो प्रमुख देशांतर मैंने एक दिन आपको यहाँ बताया था, मैंने कहा था यहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है जिसको अपन भारत का 82.5 डिग्री रेखा कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा। पिछले वाले वीडियो में जिसने नहीं देखा वो देखना। 82.5 डिग्री रेखा ये कहाँ से होकर गुजरती है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 82.5 डिग्री रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, या मैं CH लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ हूँ, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। AP का मतलब हो गया आंध्रा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई अरुणाचल प्रदेश न समझ जाए, इसका मतलब होता है आंध्रा। तो ये भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और ये गुजरती है आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा। और देखो यहाँ पे सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है? मैंने इंदिरा, इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर। इधर जो सबसे
पूर्व में गुजरात में, इसको अपन कहते हैं गौर माता, कहीं गुआर माता लिखा हुआ मिलेगा गुजरात में। इधर अपन बात करते हैं पूर्व में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक है कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अपन को नाम मिलेगा कन्याकुमारी या केप केमोरिन। इधर मैं लिख देता हूँ केप केमोरिन, ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये सारे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे मुख्य भूमिका पूछे तो केप केमोरिन, और पूर्वी बिंदु पूछे गौर माता, पश्चिम बिंदु पूछे तो आपको ध्यान रखना कीबीथू। और यहाँ पे एक देखो और बिंदु है, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ ए और एन से, अंडमान निकोबार। तो यहाँ 4 और ये, तो ये सबसे लास्ट बिंदु है यहाँ पे, इसको कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट पे, 6 डिग्री 45 मिनट पे। कौन सा है, ग्रेट निकोबार एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही यह है आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है इसका, सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। इसी को अपन क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही अपन क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट, पिग मिलेनियन पॉइंट, लाइचिला दरा, लाइचिला। तो ये 4 नाम हो जाएगी, पिग मिलेनियन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, पार्सन पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगी आपकी अक्षांश, देशांतर और अवस्थिति। अब देखो ये तो हो गए मैंने आपको मुख्य रूप से बता दी। अब अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेश। भारत को भौतिक प्रदेश की दृष्टि से मुख्य रूप से अगर आपको पूछा जाए तो 5 प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 नंबर पर भौतिक प्रदेश आ गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर कौन सा है, उत्तरी गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान। पर्वतीय प्रदेश हो गए, गंगा का मैदान हो गया। तीसरा प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा हो गया, चौथा आपके हो गया तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। और सबसे नीचे अपन लिख देंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह जो आपके 5 मुख्य रूप से। तो ये भाग आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी मान लो, कभी कभी आपको इन तटीय प्रदेश, तट और द्वीप समूह को साथ में दे दिया जाए। देखो तट व द्वीप समूह, यहाँ मैं साथ में लिख देता हूँ द्वीप समूह। एक तो ये हो गया, और फिर आपको यहाँ दे देंगे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो ये हो जाएगी आपके 5 भाग। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय वाला, और उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला मैदान। प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्कन वाला पठार पूरा हो जाएगा। और तटीय भाग, ये पश्चिमी तट, पूर्वी तट और द्वीप समूह अंडमान निकोबार हो जाएंगे। और थार का मरुस्थल, ये राजस्थान वाला थार का मरुस्थल हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपके भौतिक प्रदेश 5। फिर प्रमुख नदियाँ। अब यहाँ पे 2-4 नदियों के नाम दिए हुए, तो मैं 2-4 नाम आपको मौखिक में बता देता हूँ प्रमुख नदियों के रूप में। देखो एक हो जाएगी आपकी गंगा नदी, जो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। दूसरी नदी यमुना नदी, जो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, और ये गंगा में जाके मिल जाती है। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपके राकसताल से निकलती है। यहाँ पे मानसरोवर के पास में से, राकसताल के पास मानसरोवर है, मानसरोवर से निकलती है। और ये असम में अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पे बांग्लादेश में जाकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर अपन एक और बात करते हैं सिंधु नदी, वो राकसताल से निकलती है और ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये वाले इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे एक नदी है महानदी। महानदी आपके सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक के पास है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर एक नदी है गोदावरी, और गोदावरी नदी आपके कहाँ से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी कृष्णा है, वो निकलती है आपके महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, वो भी आपकी इसमें आकर मिल जाती है। एक नदी लास्ट रह गई मुख्य नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और वो भी आके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गई आपकी प्रमुख नदियाँ। अब अपन बात करेंगे प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीप में 2 ही द्वीप है, यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान रखना, लक्षद्वीपों का समूह है।
और इधर आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मेरा एक पूरा वीडियो है, उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में से जाके आप आराम से देखें, शॉर्ट वीडियो है, तो वहाँ आपको पूरे द्वीपों की स्थिति मिल जाएगी, वहाँ क्या क्या विशेषता, अन्य विशेषता मिल जाएगी। प्रमुख द्वीप 2 है, और ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यानी समुद्री जो जीव जंतु होते हैं मरे हुए या उनके जो अवशेष होते हैं, अस्थि पंजर होते हैं, उनसे निर्मित द्वीपों को अपन प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप उसका एक बढ़िया उदाहरण है। फिर अपन बात करते हैं प्रमुख पर्वत। प्रमुख पर्वत कौन से हैं, देखो यहाँ पे अपन आपको बता देते हैं। ये प्रमुख पर्वत है आपका, एक तो हो गया हिमालय, भारत में हिमालय है, फिर राजस्थान में अरावली, और यहाँ पे देखो प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर में है आपका विंध्यन, फिर आपका आ जाएगा सतपुड़ा, फिर इधर आ जाएगा देखो पश्चिमी घाट, इधर आ जाएगा पूर्वी घाट, और यहाँ पे आ जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये सारे क्या है, पर्वतीय प्रदेश के भाग है, पर्वतीय भाग है। फिर अपन बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टि से भारत का भौतिक विभाजन क्या है। तो आपको पता है प्रशासनिक दृष्टि से भारत में वर्तमान में 28 तो क्या है आपके राज्य है, और 8 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना। पहले 29 थे, फिर आपने जम्मू कश्मीर को बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्य तो हो गए 28। और जब पहले 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने के बाद में 9 हो गए, तो फिर 8 कैसे हुए, फिर आपने दादर और नगर हवेली और तथा दमन और दीव को क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो वापस केंद्र शासित प्रदेश बन गए 8, और राज्य हो गए आपके कितने हो गए 28। तो इस प्रकार आज हमने पूरे A to Z भारत के प्रमुख जो शब्दावली दी हुई आपकी क्लास 6 के अनुसार, और उससे भी ज़्यादा जो PGT के अनुसार मैंने आपको बताया था वो इसके अनुसार है। आपको ये ध्यान रखना है कि अवस्थिति, पड़ोसी देश, अक्षांश, देशांतर, भौतिक विभाजन, नदियाँ, प्रमुख पठार, प्रमुख भाग, प्रमुख द्वीप और प्रशासनिक दृष्टि से उनका वर्गीकरण। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार से जो कंटेंट है वो आपको मिल सके, और आप हमेशा अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपने माता पिता का जो सिर है वो हमेशा ऊंचा रखें। धन्यवाद।